नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले कुछ वीडियोस में एक कुंडली के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं और मैं उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि जिसका बेसिस लाल किताब ही है, उसका बेस मैंने लाल किताब का ही रखा है। वैदिक का उतना ही अंश लिया है जितना बहुत ज़रूरी हो, लेकिन इसको वैदिक से कंपेयर नहीं करना चाहिए, प्योरली लाल किताब से ही जाना चाहिए। तो लाल किताब में मैंने जो कुछ पॉइंट्स दिखाए थे, इस बार भी मैं उसको डिस्प्ले में लगा ही रहा हूँ कि इस जो कुंडली वाले की मानसिक स्थिति पर चर्चा हो रही थी। एक 1 बाय 1 मैं ये टॉपिक लूँगा और इस कुंडली के ऊपर पूरी चर्चा करूँगा जितना संभव होगा वीडियो के हिसाब से। इसके बाद मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग स्वयं उसको आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा को सार्थक बनाएंगे। ये अनुसंधान मेरा सार्थक हो जाए, ऐसा आप भी कोशिश करेंगे, साथ देंगे मेरा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक थ्योरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बहुत प्रारंभिक स्टेज की है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, और अगर आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे तो ये बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। वो ये है कि जब हम ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह कहीं भी अच्छी स्थिति में बैठा हो तो हम उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि ये जो ग्रह है ये अच्छा फल ही देगा। जैसे सूरज उच्च का है और किसी प्रकार की दृष्टि इत्यादि से ख़राब नहीं हो रहा तो उसका फल उच्च का ही होगा। लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी देखने में आता है कि वो चीज़ होती नहीं, फल वो मिलता नहीं है, और तब ये आश्चर्य होता है कि ये कुंडली जो है एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के विपरीत कैसे जा रही है। इस पर मैंने बहुत सोचा और अनुसंधान किया, तो एक मैंने ह्यूमन नेचर के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश की है। आप भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, एक फिक्स सीट है उसकी, वहाँ सीट पे बैठा हुआ है और वो टीवी देख रहा है। टीवी जस्ट सामने ही होता तभी देखेगा वो। तो टीवी में जिस तरह का प्रोग्राम आएगा उसका कुछ ना कुछ असर उसके दिमाग पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए आदमी जो है जो टीवी देख रहा है बहुत ही अच्छा है, अर्थात हम आदमी को ग्रह मान लें तो ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी है, वेल टू डू है, और वो टीवी देख रहा है। टीवी में उसने पहला चैनल लगाया जो मान लीजिए भक्ति का चैनल है, तो भक्ति के चैनल को जब देखेगा वो, तो उसके अंदर उसी प्रकार की धार्मिक भावनाएं भी थोड़ी देर के लिए तो जागृत होंगी, कहीं कहीं ज़्यादा दिन तक भी रहती हैं। तो जागृत होंगी ये वाली धार्मिक भावनाएं सामने देख के। इसके बाद दूसरी चीज़ जब आएगी कि मान लीजिए वो कोई हॉरर फिल्म देख रहा है, भूत प्रेत वाली फिल्म देखेगा, तो उसके अंदर भय, उत्सुकता और एक अन्य तरह की भावना का जन्म होगा जब उसको देखेगा। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कई लोग तो देख के डरने लगते हैं और कई मतलब अरसे तक उनके ऊपर उसका असर रहता है। इसके बाद वो कोई रोमांटिक देखता है तो उसका वैसे ही असर आएगा, कोई गलत टाइप की मूवी देखता है तो उसका असर उस पर ऐसे ही आएगा। आदमी वही है जो बैठा हुआ है सामने। अब इस आदमी को हम अगर ग्रह मान लेते हैं, कोई अच्छी पोजीशन में ग्रह मान लेते हैं, और सामने जो टीवी है, टीवी हम मान लेते हैं ये उससे सातवां खाना है, क्योंकि सामने वाला खाना ही उसके सामने होगा, तो उसको वो देख रहा है। तो जिस तरह से सातवें खाने का जो एक्टिविटी है वो बट नेचुरल, वो पहले खाने में बैठे ग्रह के ऊपर बहुत प्रभाव डालेगा ही डालेगा। मैं इसी चीज़ को आगे ले जाता हूँ कि मान लीजिए जैसे पहले घर में या दूसरे घर में या तीसरे घर में, किसी भी घर में कोई भी ग्रह बैठा है और वो अपने से सातवें घर में बैठे ग्रह को देख रहा है। अब उस सातवें घर में बैठे ग्रह का क्या असर, क्या दिख रहा है, वो इसके ऊपर ज़रूर आएगा।
अब आप एक बात कहेंगे कि मान लीजिए हम किसी घर का असेसमेंट कर रहे हैं और वहाँ कोई ग्रह नहीं है तो क्या होगा? वहाँ पे वही फार्मूला लागू होगा यहाँ पे कि अपना पारंपरिक ज्योतिष वाला जो हिसाब लेंगे कि उस खाली घर में कौन सी राशि है, उस राशि का मालिक कौन है, वो कहाँ पर है, और वहाँ से हम देखेंगे वो 7वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए कि जिसका हम असर निकालना चाह रहे हैं उसके सामने वाले खाने में, 7वें खाने में कोई भी ग्रह नहीं है, तो उसको कैसे देखेंगे, उसके असरात को कैसे महसूस करेंगे? उसका भी यही फार्मूला होगा कि वो अगर खाली है तो उसके जो अपना राशि का स्वामी है वो कहाँ पे है, उसके ऊपर किस तरह के असरात आ रहे हैं वो देखने पड़ेंगे। तो ये हो गया कि हम अगर एक ग्रह को एक दर्शक मान लें और उसके 7वें घर को एक टीवी का पर्दा मान लें, तो उसका असर उसके ऊपर किस प्रकार पड़ेगा? आँखों के थ्रू जाएगा। जब वो अपने सामने इन चीज़ों को देखेगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ आप देख रहे हों और उससे आपको कोई असर ही ना हो। कहा जाता है कि विज़ुअल जो एक्टिविटी है, विज़ुअल जो चीज़ें हैं, उसका असर दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और उससे आदमी प्रभावित भी जल्दी हो जाता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आदमी का मेंटल लेवल कितना है। जो थोड़े कमज़ोर मेंटल लेवल वाले हैं वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इसको सच मानना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मानसिक लेवल क्या है, मानसिक चीज़ चंद्र से इंडिकेट होती है। चंद्र किसी के अगर बहुत कमज़ोर है और चंद्र कमज़ोर वो टीवी देख रहा है, 7वें घर में लगी हुई टीवी को देख रहा है, उसमें उसने कोई ऐसा हॉरर फिल्म देख लिया तो वो उसके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती है और वो हॉरर की चीज़ें काल्पनिक होने के बावजूद वो असल में समझने लगता है और अक्सर क्या होता है कि रात में या सुनसान जगह में वो जाने से डरने लगता है। तो लेकिन अगर इसी प्रकार किसी का चंद्र मजबूत है तो वो क्या है कि वो देखेगा, थोड़ा असर होगा लेकिन उससे वो डरेगा नहीं, इतना ज़्यादा वो प्रभावित नहीं होगा। वो सिर्फ एक मनोरंजन के हिसाब से थोड़ी देर देखेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। तो ये डिपेंड करता है कि मैं एक बहुत दिलचस्प बात ये बता रहा हूँ आपको कि आप कई तरह से कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। अभी आप देखिए, मैं ये कुंडली आपके सामने फिर से डिस्प्ले में लगा रहा हूँ, आप इसको देखिए। इस कुंडली में आप किसी एक ग्रह को ले लीजिए। मैं चलिए चूँकि मानसिक स्थिति के बारे में कर रहा था तो सबसे पहले मैं टॉपिक उठाऊंगा चंद्र का। चंद्र देखिए, चंद्र ये दूसरे घर में बैठा है और लाल किताब के अनुसार ये उच्च का चंद्र है। तो चंद्र के सामने वाले घर में कौन सा हुआ? चंद्र से सामने वाला घर हुआ 8वां घर, मतलब उसके 8वें घर में टीवी लगा हुआ है, टीवी का स्क्रीन है वहाँ पे और चंद्र उसको देख रहा है कि उस पर जो भी डिस्प्ले आ रहा है। अब यहाँ आप ये देखिए ये डिस्प्ले किस तरह का आएगा चंद्र के सामने। तो थोड़ा सा पुराना एनालिसिस भी हम इंक्लूड करते हैं कि चंद्र की राशि में आप देखिए राहु बैठा हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था, राहु ने चंद्र को अपना सारथी बना लिया है। सामने चंद्र दिख रहा लेकिन उसके पीछे राहु है। तो सबसे पहले हम चंद्र की स्थिति देखते हैं जिसमें राहु की भी मिक्सिंग है। तो चंद्र ने देखा है 8वें घर को। 8वां घर शमशान का, एकांत का भी होता है। अब आप देखेंगे कि इस कुंडली के 8वें घर में शुक्र बैठा है। शुक्र स्त्री का कारक भी होता है, प्रेम का कारक भी होता है और जितनी कोमल भावनाएं हमारे मन में उठती हैं, इमोशनल जो भी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर शुक्र से ही रिलेटेड होती हैं।
अब ये शुक्र जो है 8वें घर में जो बैठ गया है, तो ये कोई अच्छे असर वाला तो होगा नहीं, इसमें कुछ चीज़ मिक्स हो गई हैं जो एडवर्स होती हैं। तो टीवी के स्क्रीन पे दूसरे घर के में जब चंद्र बैठा है, चंद्र नाम के व्यक्ति ने अपने टीवी के स्क्रीन पे शुक्र, मतलब एक एडवर्स प्रभाव वाले शुक्र का एक सीरियल या एक मूवी देख रहा है। अब ये शुक्र जो है 8वें घर में बैठा हुआ है, वीराना, शमशान, इन सब चीज़ों का ये कारक है 8वां घर, तो इसको देख रहा है। दूसरा जो है ये शुक्र जो है विवाह का कारक भी होता है। तो ये हम 12 साल के अगर पहले की बात करेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो भावनाएं होंगी, इमोशनल जो चीज़ें होंगी, या जो लोग जो इसको सपना देखते हैं कि इस तरह से होगा प्रेम संबंधों के बारे में, वो इसके दिमाग में आएगा ज़रूर। वो भी थोड़े से उस तरह से कुछ विकृत रूप में आएंगे, लेकिन उस कंडीशन में इस एज कम होने की वजह से ये चीज़ें उतनी ज़्यादा असर नहीं डाल रही हैं। ये आगे चल के इसका कुछ असर आएगा, लेकिन ये सिर्फ जैसे हमने बताया ना कि जो कुछ मजबूत दिमाग वाले होंगे उसके ऊपर क्षणिक असर डाल के निकल जाते हैं, लेकिन कमज़ोर दिमाग वाले इसको सही समझ लेते हैं। अब यहाँ हमने चंद्र का लिया है, चंद्र के ऊपर राहु का असर ज़रूर है, कई बार ये भ्रम कर ही रहा है, लेकिन चंद्र तो उच्च की स्थिति में है, तो इसलिए चंद्र इन भावनाओं को संभाल भी लेता है। अब ये भले इन भावनाओं को संभाल ले, लेकिन अभी 12 साल की बात नहीं करेंगे, आगे चल के जब ये पारिवारिक ज़िंदगी में अपीयर होगा तब क्या होगा। पारिवारिक ज़िंदगी में जब वो अपीयर होगा तो चंद्र के सामने तो वो सीन चल ही रहा है शुक्र का, जो कि एक अच्छी इमेज प्रस्तुत नहीं कर रहा है या एक नेगेटिव वाइब्रेशन उसको दे रहा है। और ये चंद्र जो है किसके साथ बैठकर ये मूवी देख रहा है, क्योंकि संगत का असर भी होता है। चंद्र राहु के साथ बैठ के ये मूवी देख रहा है या सीरियल देख रहा है या टेलीप्ले देख रहा है, जो भी आप बोलें इसको, मतलब चंद्र नाम का जातक राहु नाम के दोस्त के साथ देख रहा है। अब हमें ये भी मालूम है कि राहु को अगर कोई कंट्रोल में रख सकता है तो वो चंद्र है, क्योंकि चंद्र माता है और राहु अपनी माता चंद्र की गोद में शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ पे चंद्र की स्थिति राहु के द्वारा कंफ्यूज करने के बावजूद वो कंट्रोल में है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो वो शांत पड़ा है। आप जानबूझ के ऐसा कोई काम ना करें कि राहु जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो उसने यहाँ पे शांति के साथ कंफ्यूज कर रहा है, वो अपने कमेंट्स दे के कि ये ऐसा है वैसा है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि हम अगर कोई सिनेमा देख रहे हैं हॉल में जाके या कहीं भी या घर में, तो कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके कमेंट्स कुछ उल्टे सीधे भी चलते रहते हैं। तो समझ लीजिए राहु सिर्फ कमेंट दे रहा, लेकिन प्रैक्टिकली आपका उतना ज़्यादा हार्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये कन्फ्यूजन की स्थिति और ये शुक्र को देखने की स्थिति, ये एक मानसिक तनाव का सृष्टि जरूर करती है। इसका मतलब ये है कि मैं अभी सिर्फ आपसे चंद्र की चर्चा कर रहा हूँ। तो चंद्र में क्या है, राहु सारथी है या नहीं, राहु तो मतलब क्या कहना चाहिए, वॉरियर है उसका
और चंद्र को सामने बिठा लिया है। तो लेकिन ये थोड़ा इसमें कंट्रोलिंग फैक्टर चंद्र का रहेगा कि जैसे मैंने बताया है कि चंद्र राहु अगर कहीं कंट्रोल होता है तो चंद्र से ही हो सकता है। तो मैं सिर्फ अभी इस वीडियो में चंद्र से रिलेटेड ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो चंद्र के सामने जो स्क्रीन है वो 8वें घर का है, शुक्र बैठा। शुक्र का मैंने बता दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ख्यालात दिमाग में आएंगे और जाएंगे इसलिए कि चंद्र का सपोर्ट है, वो उसको ज़्यादा देर टिकने नहीं देगा। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलेंगे तो ऐसा व्यक्ति रोमांटिक होगा, और रोमांटिक होने के साथ साथ इसको ख्यालों में कुछ दूसरी तरह के विचारधाराएं भी आएंगी, लेकिन वो चली भी जाएंगी। अब चंद्र की वजह से और ये शुक्र की वजह से, ये दोनों के इंटरेक्शन की वजह से और राहु के इंटरफेरेंस से इसकी फैमिली लाइफ क्या हो सकती है। इसमें ये है कि इसकी 100% फैमिली लाइफ सुखी नहीं रहेगी। भले ही लड़की कहीं से भी आए, वेल कल्चर्ड फैमिली से आए, अच्छी हो, लेकिन ये एक किस तरह का इंटरेक्शन बनेगा जो कि इसके फैमिली लाइफ में किसी न किसी प्रकार की उलझन क्रिएट कर देगा। अब ये उलझन किस तरह से होगी, क्योंकि ये जो कुंडली है ये टेक केयर करने वाली कुंडली है, मतलब अपने बीवी की अच्छे से देखभाल करेगा, हर डिमांड भी पूरी करेगा। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है फिर से राहु चंद्र और ये जो कॉम्बिनेशन बना हो शुक्र का, इससे आए। कैसे होगा ये प्रॉब्लम आएगा दूसरी तरफ से मानसिक स्थिति से। मतलब जहाँ पर भी इसका विवाह होगा, इसके जो स्त्री होगी इसको कोई ना कोई बाद में मानसिक प्रॉब्लम डेवलप होगी, और उस मानसिक प्रॉब्लम की वजह से इसकी फैमिली लाइफ कभी कभी बीच बीच में ख़राब भी होती रहेगी। अब मानसिक प्रॉब्लम हमने कैसे डिटेक्ट कर लिया कि इसकी बीवी को मानसिक प्रॉब्लम होगी? अब आप बोलेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7वां घर जो है ये बीवी का हुआ। अब हम पूरी कुंडली को घुमा देते हैं। तो जब पूरी कुंडली को घुमा देते हैं, 7वें घर को लगन में ले आते हैं। तो जब सातवें को लगन में ले आएंगे तो केतु कहाँ जाएगा? केतु इसमें चला जाएगा। अगर ये 7वें में ले आते हैं तो हस्बैंड का घर में केतु आ जाएगा, सेम चीज़ है। और 8वें, केतु के बाद दूसरे घर में है, यहाँ चंद्र 8वें में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? चंद्र 8वें में आ जाएगा। तो ये 8वें का चंद्र जो है शमशान का चंद्र हो गया। तो यहाँ पर जब हमने पूरी कुंडली घुमा दी तो वो उसकी स्त्री की कुंडली के बतौर रिप्रेजेंटेशन मिला उसको, और 8वें में आके उसने यहाँ के मानसिक स्थिति को गड़बड़ा दिया। अब ये जो चंद्र उसकी स्थिति में, जातक की स्थिति में उच्च का बन रहा था, वो जब उसके कुंडली के हिसाब से हमने उसकी स्त्री की कुंडली का रिप्रेजेंटेशन बनाया तो स्त्री की कुंडली में वही चंद्र जो है नीच का बन गया, अष्टम भाव में चला गया। और चूँकि वो डिस्टर्ब था पहले से, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, मतलब मानसिक लगाम छूट जाता है। जब मानसिक लगाम छूट गया
तो ये चीज़ें अजीबोगरीब दिमागी फतूर जो आजकल होता है वो चीज़ इसमें डेवलप होती हैं टाइम टू टाइम, और उसकी वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। अब इसमें अगर हम इंटरेस्टिंग एक चीज़ डेवलप और भी जानना चाहेंगे कि ये हुआ कैसे होता है ये, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह जानने के लिए आप पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव से जो चौथा भाव, पंचम भाव से चौथा भाव हमेशा सुख का भाव कहलाता है और पंचम संतान का कहलाता है। तो पंचम भाव से चौथा भाव जातक की कुंडली का 8वां भाव होता है। तो अगर ये कनेक्शन बैठ गया, 5वें और 8वें का कनेक्शन बैठ जाता है, तो ये जो डिसीज़ है स्त्री की, कहीं ना कहीं संतान कोई भी मतलब इस लड़की या लड़के के मतलब मृत्यु से या उसके सीरियस डिजीज़ होने से रिलेट हो जाती है। मतलब ये होने से उसके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा कि वो एक मानसिक रोगी बन गई, और ये मानसिक रोग बीच बीच में जब इरप्ट होता है तो उसकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। तो ये आप देखिए कि इस छोटी सी चीज़ से हम और कितनी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ, तो कृपया आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद समझ लीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि एक तरतीब में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्वर्गीय पंडित जी इतने महान लाल किताब के रचयिता जिनको कहते हैं, वो तक तरतीब में लगाते लगाते उनकी ज़िंदगी निकल गई और फिर भी चीज़ें रह गई, तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि मैं जितना संभव हो सकता है इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप स्वयं भी इसको कोशिश करिए सामने चार्ट लगा के। तो चार्ट तो जैसे मैंने पहले लगा दिया है, उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि स्त्री के लिए तो उस चार्ट को उल्टा करके बताना, मतलब पूरी स्त्री के उसकी स्त्री को देखने के लिए इसके जातक के पूरे चार्ट को उल्टा कर दिया है। तो अभी ये सीधा और उल्टा चार्ट दोनों एक साथ ये डिस्प्ले में लग रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, मैंने जो बताया है वो एक्सप्लेन किया है। कोशिश बनते ये करिए कि आप उसको समझ लें, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको मैं दोबारा फिर किसी और ग्रह के उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी ये कुंडली का जो वीडियो है ये चलता रहेगा, क्योंकि बार बार कुंडली बदल बदल के अगर वीडियो में बनाऊंगा तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। एक ही कुंडली का विश्लेषण करते हुए अभी नाबालिग कुंडली के विश्लेषण से लेके और प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ इत्यादि जितनी होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन में करता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो का प्लीज़ इंतज़ार करिए। मैं जितना हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ आप स्वयं समझिए, और कुछ जो हमारे बहुत ही विद्वान दर्शक और दर्शिकाएं हैं उनके कमेंट्स भी देखिए, उससे भी आपको क्लियर हो जाएंगी। हमारी एक बहुत ही विद्वान दर्शक हैं दिव्या त्रिपाठी जी, उनको मैंने देखा है कि उनकी स्टडीज़ काफ़ी एडवांस वे में है, तो उनके कमेंट्स भी जब आएँ तो आप उनको देखिए, तो आपको जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुआ है वो समझ में आ जाएंगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। नमस्कार।